हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग समरी देखेंगे 18th सेंचुरी में हुए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में। तो चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है और उसका जो मेन क्रक्स है उसको इस वीडियो में लाया गया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से 1707 में औरंगजेब का मर जाता है, वो डेथ होता है उसका। और उसके बाद 1707 से जो लेटर मुगल्स आते हैं वो 1857 तक रूल करते हैं इंडिया में, लेकिन ये वीक होते हैं। कौन वीक होते हैं? लेटर मुगल्स वीक होते हैं। लेटर मुगल्स के वीक होने के कारण और वो काफ़ी इफ़िशियंट नहीं होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। इसका फ़ायदा मिलता है जो रीजनल नवाब्स होते हैं या गवर्नर अपॉइंट किए गए होते हैं, किसके द्वारा? मुगल्स के द्वारा। तो ये जो मुगल के द्वारा अपॉइंट किए गए नवाब्स होते हैं या मुगल्स होते हैं, सॉरी गवर्नर होते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं और एक एक क्षेत्र को लेकर के वहाँ के राजा घोषित कर लेते हैं खुद को। तो किस प्रकार से अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो या प्रोविंस हैं वो का उनका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हैदराबाद का देता है। हैदराबाद में क्या होता है? हैदराबाद का को कौन फाउंड करता है? तो निजामुल मुल्क असफ जाह फाउंड करता है। असफ जाह जब मुग़ल के दरबार में होता है तो उसका जात रैंक कितना होता है? तो 7000। जात रैंक के बारे में आप पढ़े हैं कि जात रैंक जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका ओहदा, उसका पोजीशन, उसका स्टेटस दरबार में उतना ही ऊंचा होता है। तो देख रहे हैं 7000 जात है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कह रहा है अंडर मुगल ही वाज गवर्नर ऑफ अवध एंड दक्कन प्रोविंसेस। मीन्स मुगल के जब अधीन था तो वो कहाँ का गवर्नर था? अवध और दक्कन प्रोविंस का गवर्नर था। ही ब्राउट स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू दक्कन, मतलब जो अच्छे अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे या जो सैनिक थे, उन सभी लोगों को वो नॉर्थ से डेक्कन की ओर ले आता है। उसका प्री प्लान पहले ही से चलते रहता है माइंड में। वो अपॉइंट करता है मनसबदार को, वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर से फ्री होकर के काम करना शुरू कर देता है। ग्रांटेड द टाइटल ऑफ निजाम बाय द मुगल। अब चूँकि मुगल तो पहले ही से कमज़ोर पड़ चुका है तो वो इसका विरोध कर नहीं सकता है, किसका? असफ जाह का। इसलिए मुगल भी क्या करता है? उसको निजाम की उपाधि दे देता है। निजाम भी क्या करता है कि पूर्ण रूप से बॉयकॉट नहीं करता है मुगल का। वो मुगल के यहाँ जाता है, वहाँ फॉर्मल रिलेशन मेंटेन रखता है और खुद को इंडिपेंडेंट निजाम घोषित कर लेता है। हैदराबाद का एक शासक घोषित कर लेता है। कह रहा है निजाम बाय द मुगल एम्परर एंड दैट बिकेम हेरिडिटरी। यह निजाम की जो उपाधि है, उपाधि हुई, यह उपाधि हेरिडिटरी हो जाता है हैदराबाद के रूलर्स के लिए। तो इस प्रकार से हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो जाता है। दूसरा जो स्टेट हम लोग या प्रोविंस हम लोग देखते हैं वो अवध है। अवध किसके द्वारा फाउंड किया जाता है? सदत अली खान के द्वारा। तो सदत अली खान जो है यही अवध का की स्थापना करता है। यह कौन सा टाइटल लेता है? तो बुरहान उल मुल्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं निजाम की टाइटल लेता है और ये बुरहान उल मुल्क का टाइटल लेता है। ही टुक ओवर द ऑफिसेस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी ऑफ अवध। यहाँ का ये सारे पोस्ट को वो यह डील करता है, मीन्स चलाता है। ही टुक द टाइटल ऑफ नवाब दैट बिकेम हेरिडिटरी। यह भी नवाब का टाइटल ले लेता है और जो हेरिडिटरी हो गया, वंशानुगत हो गया, इसके आने वाले पीढ़ी को भी यह नवाब टाइटल मिलता रहेगा। नवाब्स मेड लखनऊ देयर कैपिटल। नवाब जो है लखनऊ को अपनी राजधानी बनाते हैं। पेड नज़र टू मुगल एम्परर। और मुगल एम्पर से ये भी अपना रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन, अपना फॉर्मल रिलेशन मेंटेन रखता है, उसके विरुद्ध नहीं जाता है। और मुगल भी चूँकि कमज़ोर हो चुका है तो वो भी इसको दबा नहीं सकता है, इसलिए नज़र जो है मुगल एम्परर को देता है और कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अवध किस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन जाता है, स्टेट बन जाता है या राज्य बन जाता है। आगे हम लोग बंगाल के बारे में देखेंगे कि बंगाल जो है मुर्शीद कुली खान के द्वारा फाउंड किया जाता है। मुर्शीद कुली खान जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल, किसके द्वारा? मुगल्स के द्वारा। ही गेंड कंट्रोल ओवर द प्रोविंस। और यह धीरे धीरे क्या होता है? इस प्रांत पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। फिर क्या होता है? पावर सीज करता है और बंगाल का रिसोर्स को सीज करता है। धीरे धीरे क्या होता है? वो भी बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देता है। ही ट्रांसफर्ड ऑल द मुगल जागीरदार टू उड़ीसा। और सबसे पहले क्या करता है? वो जितने भी जागीरदार थे मुगल के कहाँ पे? बंगाल में, उनको ट्रांसफ़र करके उड़ीसा भेज देता है। और सक्सीडेड बाई शुजाउद्दीन, फॉलोड बाई सरफराज खान। और वहाँ का वो अपना इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। हालांकि वो भी कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करता है मुगल्स के द्वारा, मुगल्स के साथ। और उसके बाद जो आने वाले पीढ़ी है, शुजाउद्दीन वो बनता है, फिर सरफराज खान बनता है। अलवर्दी खान वाज द लास्ट रूलर ऑफ मिडिवल बंगाल। और अलवर्दी खान जो था वो लास्ट रूलर था मिडिवल बंगाल का।
तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से बंगाल भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। अब आगे हम लोग वतन जागीर के बारे में पढ़ेंगे, जो राजपूत थे। तो वतन जागीर ऑफ राजपूत का रहा है, मुगल ग्रांटेड लैंड असाइनमेंट टू द राजपूत कॉल्ड वतन जागीर। अब वतन जागीर टर्म है क्या? तो ये मुगल जो ज़मीन का टुकड़ा, बड़े बड़े ज़मीन का टुकड़ा का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि 1 कट्ठा 1 एकड़ 1 हेक्टेयर, कुछ कुछ गांव या बड़े बड़े क्षेत्र जो राजपूत को देते थे उसे ही वतन जागीर कहा जाता था। अभी वतन जागीर जो मुगल देता था राजपूतों को, तो इसके बदले में राजपूत क्या देते थे? तो राजपूत लॉयल्टी देते थे। लॉयल्टी माने वफादारी निभाते थे मुगल्स के साथ, और कुछ सर्विस देते थे मुगल के दरबार में। सर्विस मतलब सेवा। अब सेवा का मतलब ये नहीं समझिएगा सेनापति की भूमिका निभा सकते हैं, फिनेंशियल एडवाइस देने का या उसमें हाथ बटाना। तो इस प्रकार की सेवा प्रोवाइड करते थे राजपूत। अलॉन्ग विथ वतन जागीर ए नंबर ऑफ अदर राइट्स ओवर लैंड सर्विसेज एंड टैक्स पेमेंट्स वेयर ऑल्सो गिवेन। मतलब केवल वतन जागीर ही नहीं राजपूतों को मिलता था, इसके अलावा टैक्स वैक्स वसूलने का कुछ अधिकार मिलता था, अन्य प्रकार के लैंड सर्विसेज भी मिलते थे उनको। ग्रेजुअली द होल्डर्स ऑफ वतन जागीर्स गॉट इन्वॉल्व इन फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो वतन जागीर्स थे वो कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों में, कामों में भी हाथ बटाना शुरू करते हैं, और इनमें से भी बहुत सारे राजपूत धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, स्टेट्स दैट सीज देयर इंडिपेंडेंस। वैसे स्टेट्स के बारे में जो अपनी आज़ादी छीन लेते हैं, ले लेते हैं। सिख के बारे में है पहला। सिख के बारे में क्या कह रहा है? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु बनते हैं सिख के। ही गेव ए कंक्रीट फॉर्म टू द खालसा इन 1699। 1699 में खालसा को एक अमली जामा पहनाते हैं और उसे एक कंक्रीट स्ट्रक्चर देते हैं, एक मजबूत आकार देते हैं, स्वरूप देते हैं खालसा को। ही गेव द स्लोगन राज करेगा खालसा अकी रहे न कोई। तो ये नारा देते हैं वो। ही एस्टैब्लिश द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना करते हैं एज ए इटर्नल सिख गुरु, माने मुख्य सिख गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ही हैं, ऐसा वो स्थापित करते हैं। आफ्टर हिम बंदा बहादुर कैरिड फॉरवर्ड द मिशन ऑफ खालसा। उनके बाद खालसा के मिशन को कौन आगे बढ़ाता है? तो बंदा बहादुर। अब हम लोग क्या देखते हैं, बंदा बहादुर एस्टैब्लिश द सिख एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलज एंड यमुना। सतलज और यमुना के बीच में सिख का जो शासन था, इसको फैलाने का काम बंदा बहादुर के जिम्मे ही जाता है, वही ऐसा कर पाते हैं। ही लॉन्च क्वाइंस विथ नेम्स ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर क्वाइन भी लॉन्च करते हैं गुरु नानक सिंह के नाम पर और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर क्वाइन ढलवाते हैं, सिक्का। आगे मराठा के बारे में कह रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव था ये। मराठा किंगडम के बारे में कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिश किया गया छत्रपति शिवाजी के द्वारा। किसके मदद से? देशमुख की मदद से। ही वाज सक्सीडेड बाय संभाजी एंड राजा राम। संभाजी जो आए शिवाजी के बाद, उनके बाद राजा राम आता है जो शासन करता है, मराठा का नेतृत्व करता है। आफ्टर दिस बिगेन द रूल ऑफ पेशवाज। और राजा राम के बाद जो है पेशवाज का शासन शुरू होता है। पेशवा ही नेतृत्व प्रदान करते हैं मराठाज को। पहला कह रहा है बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट पेशवा। बालाजी विश्वनाथ जो थे पहले पेशवा थे, बड़ी ब्रेव थे। द कैपिटल ऑफ पेशवा वाज एट पूना। पेशवा का जो राजधानी था पूना था। बालाजी बाजीराव ऑर्गेनाइज द मराठा इन कॉन्फेडरेंसी एंड टुक द मराठा एम्पायर टू न्यू हाइट्स। कह रहा है बालाजी बाजीराव जो थे इतने वीर थे कि वो मुगल्स को भी हराते हैं, दिल्ली पर भी 5 साल तक अपना शासन स्थापित करते हैं, साथ ही साथ लगभग सभी लोगों को हरा देते हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जब आक्रमण कर रहा था और लौट रहा था, उसी समय बालाजी बाजीराव उससे लड़ते हैं। उसी में बालाजी बाजीराव लड़ाई के बाद शॉक्ड होते हैं, हारने के बाद, और मर जाते हैं। इसके बाद मराठा कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। और लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में, वो है जाट। जाट रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स अंडर गोकुल जाट। गोकुल जाट के नेतृत्व में मुगल्स के खिलाफ जाट जो है आंदोलन करता है, बगावत करता है, विद्रोह करता है। राजा राम, चूड़ामन, सूरजमल, जवाहर शाह, ये सब प्रोमिनेंट जाट रूलर्स थे। दे डोमिनेटेड द रीजन्स बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा के बीच के क्षेत्र में उनका वर्चस्व था, है ना, शासन था। कह रहा है अंडर देम पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। मतलब जाट के ही नेतृत्व में पानीपत और बल्लभगढ़ जो था वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना। दे वेर ऑल्सो ग्रेट बिल्डर्स, है ना, ये काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी किए थे। कह रहा है बिल्ट द भरतपुर फोर्ट एंड गार्डन पैलेस फोर्ट एट डिग। मतलब ये भरतपुर फोर्ट जो है इन्हीं के द्वारा बनवाया गया, और गार्डन प्लेस एट डिग भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। तो ये था चैप्टर का समरी। आगे के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।